मेरी लास्ट वीडियो पे जिस पे मैंने इंडिया और कनाडा के बीच में जो आजकल की टेंशन चल रही हैं उसके बारे में मैंने कुछ आपको डिटेल में कुछ चीज़ें बताई थी। मेरे ख्याल से वो वीडियो जो है वो हमारे जो नेबर कंट्री के जो कुछ लोग हैं उनके भाइयों को कुछ पसंद नहीं आई ख़ास, जिसकी वजह से उन्होंने कुछ बड़े अजीब अजीब से क्वेश्चन भी मेरे से पूछे और कुछ भाइयों ने तो हमारी जो पाकिस्तान इंडिया के बीच में 3 जगह हैं उनको भी बीच में ले आए। तो मैं आप लोगों से सिर्फ यही कहना चाहूँगा यार, बजाय इसके कि अगर आपको कोई एक बात समझ नहीं आ रही है तो बजाय इसके कि आप एक इलॉजिकल और इररिलेवेंट चीज़ों को आप बीच में लेके आएँ, आप मुझे उसके अगेंस्ट अपनी जो डिफेंडिंग जो आपके आर्गूमेंट्स आप मुझे वो बताएं, तो मेरे ख्याल से दैट वुड बी मोर वायबल फॉर यू एंड मी। तो आएँ फिर उठाते हैं उनकी आंखों से पर्दा और खोलते हैं इस टॉपिक को, लेकिन जिसके लिए मेरे कुछ इंडियन भाइयों को मरवानी पड़ेगी अपनी ईगो और पकड़ना पड़ेगा फैक्ट्स का साथ। सबसे पहले बात करते हैं एलिगेशंस की। मेरे कुछ इंडियन भाई मुझे ये कह रहे थे कि आपने अपने वीडियो में ये नहीं बताया कि एलिगेशंस जो थी वो कनाडा ने क्या लगाई हैं और उसके रिस्पॉन्स में इंडिया ने क्या कहा है। तो भाई मैं सबसे पहले आपको एलिगेशन से बात ज़रूर क्लियर करना चाहता हूँ कि सब एलिगेशंस जो थी वो कनाडा की तरफ से ही लगाई गई थी। ऑब्वियसली बेसिकली कहा यह जा रहा है कि कनाडा को यूएस की तरफ से कोई इंटेल मिली है, जिस इंटेल में ये कहा गया है कि जो हरदीप सिंह की जो किलिंग की गई है इसमें रॉ का हाथ है। देखें भाई, कॉमन सेंस की बात है, जब भी एक बंदा एक कंट्री के अंदर रह रहा होता है और वो उसका सिटीज़न होता है और सिटीज़न होने के बाद अगर वो उसी स्पेसिफिक कंट्री के साथ कोई भी बगावत करेगा, कोई भी रेबेलियस एक्टिविटी करेगा, तो ऑब्वियसली वो स्टेट जो है वो उसको पहले एक वार्निंग देगी, वार्निंग के बाद शायद उसको अरेस्ट कर लेगी और अरेस्ट करने के बाद भी अगर वो अपने उस मोटिव को लेकर चलता रहेगा तो वो फिर एक टाइम आएगा जब वो स्टेट अपने उस सिटीज़न को एक एंटी स्टेट का टाइटल जो है वो ज़रूर दे देगी और उसको एक टेररिस्ट का खिताब भी ज़रूर मिल जाएगा। कहते हैं ना कि वन मैन्स विलन इज अनदर्स मैन हीरो, तो ये बेसिकली वही कॉन्सेप्ट है। देखिए मेरे भाइयों, अगर आपने इस कहानी को समझना है और अगर आपने इनफैक्ट किसी भी कहानी को समझना होता है तो उस कहानी की कोर तक जाना बहुत जरूरी होता है। और आज मैं आपको उसी कोर तक लेके जाना चाह रहा हूँ और आपके सामने वो फैक्ट्स रखना चाह रहा हूँ कि जिन फैक्ट्स को सुनने के बाद आप अपनी रिसर्च जरूर कीजिएगा और उस रिसर्च और मेरे फैक्ट्स को सुनने के बाद डिसीजन वुड बी टोटली योर्स, द बॉल वुड बी इन योर कोर्ट। आपको जैसे बेहतर लगेगा आप उसकी वैसी ही परसेप्शन बना सकते हैं। सो कमिंग बैक टू द टॉपिक, ये कहानी शुरू होती है 1823 में। अभी आपके सामने एक मैप भी आ रहा होगा जिसमें सिख एम्पायर जो थी पूरी की पूरी वो दिखाई गई है। अब 1823 में जो सिख एम्पायर थी उस वक्त सिख एम्पायर को किसी किस्म का कोई मसला नहीं था और वो बड़े आराम सुकून से जो थे अपनी हुक्मरानी और अपनी चीज़ों को खुद देख रहे थे। इस सिख एम्पायर को जो लीड करते थे उनका नाम था महाराजा रंजीत सिंह। अब जब तक रंजीत सिंह साहब जिंदा थे तब तक तो किसी किस्म की उनको कोई मसले मसाइल उनकी जो स्टेट थी उसके साथ नहीं फेस करने पड़े, बट द मोमेंट ही डाइड सिख एम्पायर के ऊपर जो है वो हमला किया गया बाय ब्रिटिशर्स और ब्रिटिशर्स ने उन पर हमला करके जो हरियाणा जो कि उस वक्त सिख एम्पायर का पार्ट नहीं था उसको भी साथ अपने इंक्लूड किया और वहाँ पर अपनी वो हुकूमत करना शुरू हो गए। अब आप लोग एक बात बड़ी अच्छी तरह से जानते हैं, जो भी कॉलोनाइजेशन के कॉन्सेप्ट से नो हाउ रखते हैं, कॉलोनाइजेशन के कॉन्सेप्ट को जानते हैं, तो ब्रिटिशर शुरू से यही करते आ रहे हैं। ब्रिटिशर्स हमेशा एक जगह पर जाके अटैक करते थे, उसको अटैक करने के बाद वहाँ पर अपनी खुद हुकूमत बनाते थे और फिर ये चाहते थे कि अगर मजीद उनकी आगे फ्यूचर में हुकूमत रहे तो उनकी जितनी भी फैमिली होती थी उनका आगे पीछे डिस्पर्स कर देते थे और फिर उस जगह पे या उस स्पेसिफिक एरिया पे या तो वो खुद हुकूमत करते थे और अगर वो खुद हुकूमत वहाँ पर जाके नहीं कर सकते थे, खुद नहीं बैठ सकते थे फिजिकली, तो फिर उसके अपने बजाय वो किसी और का वहाँ पर जाके अपने बिहाफ पे बिठा दिया करते थे। अब जब 1823 में महाराजा रंजीत सिंह को जो है वो उनकी डेथ हो गई, रंजीत सिंह साहब की जितनी भी फैमिली थी उनको ब्रिटेन भेज दिया, क्या ये कह के कि उनको फॉर फर्दर स्टडीज़ भेजा जा रहा है। अब जब रंजीत सिंह की सारी फैमिली को ब्रिटेन भेज दिया गया तो अब पीछे इस पूरी सिख एम्पायर के जो इनहेरिट करने के लिए कोई भी बंदा नहीं था। अब उसके लिए क्या किया जाए, ब्रिटिशर्स ने इसका हल ये सोचा कि वहाँ के जो लोकल महंत्स हैं, महंत्स कहते हैं बेसिकली प्रीस्ट को, अब उनको कंट्रोल दे दिया गया सारे गुरुद्वारों का। अब ये जो गुरुद्वारों को कंट्रोल जो महंत्स को दिया गया था, ये बात जो थी ये सिखों से बर्दाश्त नहीं हो रही थी। सिख्स ने इसके अगेंस्ट क्या किया, अपनी एक अकाली मूवमेंट के नाम से एक मूवमेंट शुरू की। ये मूवमेंट इतनी इन्फ्लुएंशियल थी कि इसके स्टार्ट करने के साथ ही इन्होंने 175 मेंबर्स की एक कमेटी बनाई और उन मेंबर्स का कैटेगोरिकली जो काम होता था वो ये काम होता था कि वो अपने सिक्स की जो जितने भी अपने जो रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से और लैंग्वेज पॉइंट ऑफ व्यू से और बाकी भी एथनिकली जितने भी उनके वो जो चीज़ें थी उनको सिक्योर करें। जितनी भी हुकूमत है, जितने भी गुरुद्वारों की जो हुकूमत जो महंत को दी जा रही है उनसे निकाल के ये सिर्फ सिक्स में ही रहे। जो कमेटी सिक्स ने बनाई थी उस कमेटी का नाम था शर्मानी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी।
SGPC जो कि आजकल आप इंडियन न्यूज़ में भी अगर कोई बंदा फॉलो करता है तो इंडियन न्यूज़ में भी SGPC की जो ऑन एंड ऑफ जो है वो न्यूज़ आती रहती है। अब ये जो SGPC और अकलदाली मूवमेंट के जो सिख्स थे ये आपस में शुरू से ही बड़े क्लोज हैं। अब जो ओवरऑल सिख्स की परसेप्शन थी वो ये थी कि यार अभी जो ब्रिटिशर्स हैं वो आए हैं, कुछ टाइम के बाद ब्रिटिशर्स वापस चले जाएंगे तो हम अपनी जो सिख जो सल्तनत है ये हम वापस ले लेंगे। जो सिख्स की जो एम्पायर थी वो वैसे भी बहुत ज़्यादा वेल्दी थी। उसके बाद कुछ टाइम तक चीज़ें जो हैं वो ऐसे ही चलती रही अंटिल 1956। इंडिया ने 1956 में अपना एक स्टेट एक्ट पास किया जिस स्टेट एक्ट का नाम था स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956। इसमें बेसिकली उन्होंने क्या कहा था कि हम जितनी भी जो इंडिया की स्टेट्स हैं हम उनको डिवाइड करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज, क्योंकि इंडिया जो है एक सेकुलर स्टेट है तो वो मज़हब वगैरह उन चीज़ों के ऊपर तो डिवाइड कर नहीं सकता। इस तरह से क्या हुआ, जो तेलुगु स्पीकिंग थे उनको आंध्र प्रदेश जो था वो मिल गया, जो मराठी बोलते थे उनको महाराष्ट्र मिल गया। अब जो सिख्स थे वो ये चाहते थे कि हम भी अपना लैंग्वेज की बेसिस पे है अपना एक अलग स्टेट जो वो बनाना चाहते हैं, बट ये जो स्टेट होगी इसमें जो हरियाणा है वो इंक्लूड नहीं होगा। क्यों इंक्लूड नहीं होगा? क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया है कि जो हरियाणा जो था वो 1823 तक हरियाणा सिख एम्पायर के अंदर इंक्लूड नहीं था, लेकिन जब ब्रिटिशर्स ने उसके ऊपर कब्जा किया तो हरियाणा को भी उस एम्पायर के अंदर इंक्लूड कर लिया गया था। ओके, सो नाउ थिंग्स आर गोइंग टू गेट अगली। एक बड़ी रिनाउंड फिगर जो थी वो अकलदाली जो मूवमेंट थी उसके अंदर एक एग्जिस्ट करती थी, उनका नाम था मास्टर तारा सिंह साहब। अब मास्टर तारा सिंह साहब जो थे उन्होंने काफ़ी कैंपेनिंग्स वगैरह की सिख्स के सपोर्ट में, और उन्होंने कहा कि हमारा एक अपना सेपरेट स्टेट होना चाहिए और लोग अपने राइट्स को पूरा करने के लिए पूरा हक रखते हैं स्टेट के अंदर। ये वो जो भी पुरानी आपकी सिक्स की सारी चीज़ें थी उन्होंने उस चीज़ को डिफेंड किया। 1960 से लेकर 1965 तक काफ़ी सारी मूवमेंट्स हुई जिसमें एक पंजाब सूबा मूवमेंट थी वो भी बड़ी रिनाउंड किस्म की मूवमेंट थी। उसके बाद क्या हुआ कि 1965 में होगी जी जंग। अब जंग हुई पाकिस्तान और इंडिया के बीच में। जब पाकिस्तान और इंडिया के बीच में जंग हुई तो जितने भी आपके जो सिख्स के लोग थे, अकलदाली मूवमेंट के लोग थे, उन्होंने फुल सपोर्ट दी इंडियन गवर्नमेंट को और हर तरह की अपनी मूवमेंट्स वगैरह सब कुछ बंद करके उन्होंने हर तरह की कोशिश की कि वो इंडियन को जिस तरह से भी सपोर्ट इंडियन गवर्नमेंट को सपोर्ट कर सकते हैं वो उस तरह से उनको सपोर्ट करें। 1966 के अंदर इंडियन गवर्नमेंट ने सिख्स की जो बातें थी, जो जिस चीज़ के ऊपर वो लड़ रहे थे, वो सारी बातें मान ली और पंजाब को 3 स्टेट्स में डिवाइड कर दिया, पंजाब, हरियाणा एंड हिमाचल प्रदेश। अब चंडीगढ़ जो था उसकी कंट्रोवर्सी शुरू हो गई। उस टाइम पे चंडीगढ़ के अंदर तकरीबन 55% जो लोग थे वो हिंदी स्पीकिंग थे, इसलिए अब गवर्नमेंट ने क्या डिसीजन लिया कि हम चंडीगढ़ को एक यूनियन स्टेट बना देंगे। यूनियन स्टेट का मतलब ये होता है कि दो जो उसके आसपास की जो स्टेट थी पंजाब और हरियाणा, वो दोनों उस चंडीगढ़ यूनियन स्टेट को यूटिलाइज कर सकती हैं। उसके बाद ही माहौल बनता है इलेक्शंस का। अब इलेक्शन के टाइम में जो अकाली दाली मूवमेंट के जो लोग थे वो पंजाब के अंदर बहुत ज़्यादा फेमस थे और उनके पास मेजॉरिटी थी, तो जब इलेक्शन हुआ तो अकाली दाली मूवमेंट का जो था वहाँ से इलेक्शन जो बंदा जो था वो जीत गया। अब लेकिन हुआ क्या, जब वो जीत गया तो वो फिर अपनी जो फर्स्ट जो उसकी अपनी गवर्नमेंट आई तो वो एक दफ़ा भी अपनी टेन्योर पूरी नहीं कर सका। दूसरी दफ़ा वो लोग फिर जीते, फिर अपनी वो टेन्योर पूरी ना कर सके और ये 1997 तक यही सेम किस्सा चलता रहा। कोई भी एक जो भी अकाली दाली मूवमेंट का पंजाब में जो भी इलेक्ट होता था वो अपनी कभी भी हुकूमत पूरी नहीं कर सकता था और इस चीज़ का जो ब्लेम था वो अकाली दाली मूवमेंट वाले हमेशा कांग्रेस के ऊपर डालते थे। फॉर एग्जांपल लक्ष्मण सिंह साहब एक बड़े रिनाउंड मूवमेंट के पार्ट थे अकाली दाली मूवमेंट के, वो अकाली दाली मूवमेंट की तरफ से इलेक्शन लड़े और जीत भी गए और फिर अकाली दाली मूवमेंट ने उनको एजुकेशन मिनिस्टर भी बनाया। अकाली दाली मूवमेंट को बिट्रे किया और जाके वो कांग्रेस के साथ शामिल हो गए और सिर्फ 13 MLAs के साथ उन्होंने गवर्नमेंट गिरा दी। अच्छा, इससे पहले जो बात मनवाना चाह रहे थे वो ये बात थी कि वो चाहते थे कि हमारा एक अपना स्टेट हो, हमारी पंजाब की एक अपनी स्टेट हो। उनका ये हरगिज़ मतलब नहीं था कि हमारा सिख्स का या खालिस्तान जो है वो एक अलग कंट्री हो, इंडिया से हट के कंट्री हो। अब आनंदपुर रेजोल्यूशन के बाद क्या हुआ कि ये चीज़ बहुत ज़्यादा कॉमन होती गई और हर बंदा यही बात करना शुरू हो गया कि सिख्स जो हैं वो एक अपना सेपरेट कंट्री चाहते हैं, ना कि एक सेपरेट स्टेट बनना चाहते हैं। अच्छा जी, अब एंट्री होती है एक बहुत ही इन्फ्लुएंशियल सिख पर्सनल की, जो कि मेरे ख्याल से जिसने इस पूरी हिस्ट्री में बड़ा कुछ कॉन्ट्रीब्यूट किया है और इस बंदे का नाम है जी जरनैल सिंह भिंडरवाला। अब जरनैल सिंह भिंडरवाला जो था, जरनैल सिंह इसका अपना नाम था, भिंडरवाला ये कोई मेरे ख्याल से इंडिया का कोई गांव है जिसमें जो गांव में जो लोग रहते हैं उनको भिंडरवाले कहते हैं, तो इस वजह से इसका पूरा नाम जरनैल सिंह भिंडरवाला था। अब जरनैल सिंह भिंडरवाला जो था ही वाज वेरी फेमस, ही वाज वेरी इन्फ्लुएंशियल एंड इन 1978 दो ग्रुप्स के बीच में जंग हुई बिटवीन सिख्स एंड निरंकारी सिख्स। ये जो जरनैल सिंह भिंडरवाला था ये इतना फेमस होना शुरू हो गया और इतनी इन्फ्लुएंशियल पर्सनालिटी ये बंदा बनना शुरू हो गया कि जो अकलदाली मूवमेंट के जो लोग थे लोग उनको भूलना शुरू हो गए और भिंडरवाला के नारे ही हर तरफ लगना शुरू हो गए। इसने बहुत दफ़ा अकलदाली मूवमेंट के लोगों को भी मारने की कोशिश की, बहुत ज़्यादा इसने वायलेंस भी किया, लेकिन इसको फिर भी गवर्नमेंट ने कभी जो था वो अरेस्ट नहीं किया, सिर्फ इस रीज़न की वजह से ताकि जो कांग्रेस है वो भिंडरवाले को अपने साथ मिला के और अकलदाली मूवमेंट के जो खिलाफ है वो
पंजाब में इलेक्शंस करवा सके। खैर जब भिंडरवाला जो था वो लोगों की नज़रों में आना शुरू हो गया और बहुत ज़्यादा प्रेशर भी इंडियन गवर्नमेंट पे पड़ना शुरू हो गया कि भिंडरवाला मस्ट बी अरेस्टेड, तो उसके बाद फिर ना चाहते हुए भी जो आपकी इंदिरा गांधी थी उन्होंने भिंडरवाले को अरेस्ट करवाया, जिसकी वजह से एक शदीद किस्म की जो रिजिडिटी थी वो आ गई बिटवीन कांग्रेस एंड भिंडरवाला। ऑल्दो पहले भिंडरवाला कांग्रेस एक साथ कुछ म्यूचुअल इंटरेस्ट की वजह से चलना चाह रहे थे, लेकिन इस अरेस्ट के बाद भिंडरवाला जो था वो बिल्कुल कांग्रेस के साथ अलग हो गया। उसके बाद 1982 में जो एशियन गेम्स थी उसको होस्ट कर रहा था इंडिया। अब इंडिया ये चाहता था कि जितने भी प्रोटेस्ट हो रहे हैं, अकलदाली मूवमेंट्स वाले कर रहे हैं, और अब ये भिंडरवाले की जितनी जो पार्टी है वो भी अब इनके साथ मिल चुकी हुई है, तो काफ़ी कत्लो गरत किया जा रहा था, लोगों को मारा जा रहा था, लोगों को चलते आगे पीछे रोड्स पे चलते फिरते भी मारा जा रहा था और प्रॉपर टारगेट किलिंग भी की जा रही थी। तो अब इंडियन गवर्नमेंट ये चाहती थी कि 1982 की जो एशियन गेम्स इंडिया होस्ट कर रहा है वो ज़रा एक तरीके से हो जाए, और कोई भी जितने भी जो प्रोटेस्ट वगैरह हो रहे हैं ये फॉर नाउ अब इन चीज़ों को मिटिगेट किया जाए। अब इस चीज़ के उन्होंने प्रिकॉशंस ये लिए कि जितने भी लोग आपके पंजाब स्टेट से और हरियाणा स्टेट से और हिमाचल प्रदेश वगैरह से आ रहे थे, उधर बॉर्डर्स पे सब सरदारों को रोका जाता था, सब सिख्स को रोका जाता था, और उनको रोकने के बाद सिर्फ स्पेसिफिकली उन्हीं लोगों की तलाशी दी जाती थी। अब ये बात जो थी, ये एक जो कौम होती है इनको पसंद नहीं आती कि जब भी आप किसी एक कौम के खिलाफ स्पेसिफिक टारगेट कर रहे होते हैं तो वो उन लोगों को चीज़ पसंद नहीं आती। अब जब ये हुआ तो इसके अगेंस्ट एक अपराइजिंग हुई। अब जब अपराइजिंग हुई तो भिंडरवाला जो था उसने इस चीज़ का चार्ज संभाला और उसने सब सिख्स की बात सुनी, सिख कम्युनिटी की बात सुनी, और उसने खुद चार्ज संभालते हुए वो ऑपरेशन उसने शुरू कर दिया। अब उसने ऑपरेशन ये शुरू किया कि उसने अपनी पूरी जितने भी अपने जो उसका एक ग्रुप था उसको प्रॉपर ट्रेन किया। उस वक्त के जो इंडियन चीफ वगैरह जो थे, जो कमांडोज थे, जिन्होंने 1971 की वॉर में इंडिया को बड़ा ज़बरदस्त किस्म का जो है वो जीत भी दिलाई थी, गुरिल्ला वॉरफेयर के वो बड़े मास्टर समझे जाते थे, उनको अपने साथ में लाने के बाद अपनी प्रॉपर जितनी भी उनकी टीम थी उस सबको प्रॉपर ट्रेन करवाया गया, प्रॉपर असला मंगवाया गया, उनके पास रॉकेट लॉन्चर्स भी थे, उनके पास टैंक्स भी थे, उनके पास हर तरह की चीज़ थी, और वो सब चीज़ें उन्होंने अपने पास जमा करके, और गोल्डन टेम्पल जो एक श्राइन समझा जाता है ये सिक्स के बीच में, वहाँ पर जाके उसने अपनी जो रेजिडेंस थी वो वहाँ पर रख ली, ये सोच के कि यहाँ पर जो है मुझे ये कांग्रेस या जो इंडियन जो गवर्नमेंट है वो इतना नुकसान नहीं पहुँचा सकती। उसके बाद जो था वो ऑपरेशन शुरू किया गया, जिस ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन ब्लू स्टार। अब ये जो ऑपरेशन ब्लू स्टार था ये तकरीबन 3 जून से लेकर 6 जून तक ये ऑपरेशन चलता रहा। इसमें हुआ क्या था कि जब इंदिरा गांधी थी उन्होंने ये कहा था कि हम अपने जितने भी जो सिख कम्युनिटी है उनकी कुछ कंडीशन है वो हम एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन लेटर ऑन ये जो इंदिरा गांधी की कमिटमेंट थी वो पूरी उसने नहीं की। अकाली दल मूवमेंट और जो कांग्रेस थी दे वर ऑन वॉर। खैर जब ऑपरेशन ब्लू स्टार शुरू हुआ तो प्रॉपर जो इंडियन आर्मी थी उन्होंने गोल्डन टेम्पल को हर तरफ से जो वो घेरे में ले लिया हुआ था, और जो इंडियन आर्मी थी वो यही समझ रही थी कि शायद हम लोग इनको बड़ा इजीली टैकल करके इनको बड़ा इजीली निकाल देंगे, लेकिन जबकि ऐसी सिचुएशन नहीं थी। और ये जो भिंडरवाले की जितने भी लोग थे वो प्रॉपर अपनी प्लानिंग और प्रॉपर तैयारी के साथ आए हुए थे, और उनके पास आपको मैंने जैसे बताया कि रॉकेट लॉन्चर्स वगैरह भी थे और एम्यूनेशन वगैरह सब कुछ उनके पास अवेलेबल था। तो उनकी प्रॉपर एक गंदी किस्म की जो थी उनके आपस में वॉर हुई थी, जिसकी वजह से बहुत सारी जो डेथ्स थी वो भी हुई थी। लेकिन इस ऑपरेशन के एंड में जो भिंडरवाला था उसको मार दिया गया था और उसके काफ़ी साथियों को भी मार दिया गया था। उस वक्त उस सिचुएशन को मिटिगेट करने के लिए तो गोल्डन टेम्पल जो था उसके ऊपर तो कार्रवाई तो कर दी गई थी, लेकिन उस वक्त उसके बाद इस चीज़ के कोई कॉन्सिक्वेंसेज भी होने थे। अब कॉन्सिक्वेंसेज क्या हुए जी कि ऑपरेशन ब्लू स्टार के बाद सिख कम्युनिटी इतनी ज़्यादा भड़की कि उनके बहुत सारे डिपार्टमेंट्स के अंदर लोग खुद ही रिबेल करना शुरू हो गए थे। इंडियन आर्मी के अंदर तकरीबन 4000 सोल्जर्स ने उस टाइम पे अपने जो बॉसेस थे जिन्होंने ऑपरेशन ब्लू स्टार का साथ दिया था उनको खुद मार दिया। जितनी भी उस टाइम के 6 MPs थे, MLAs थे, उन्होंने अपनी सीट से रिज़ाइन कर दिया। उसके बाद इंडियन गवर्नमेंट ने एक और ऑपरेशन किया विद नेम ऑफ वुडरोज ऑपरेशन। उसमें भी यही किया कि जितने भी आपके अपराइजिंग करने वाले लोग थे, आपके जितने भी इंसर्जेंट्स थे, उनके खिलाफ एक्शन लिया गया और फिर कुछ 6 को मारा गया। अब ये सब कुछ जो भी हो रहा था, अब इसकी ऑब्वियसली कोई ना कोई तो रिएक्शन भी होना था। जिस तरह से सिख कम्युनिटी के ख़िलाफ़ चीज़ें की जा रही थी, इंडियन गवर्नमेंट कर रही थी, और जो सिख कम्युनिटी थी वो उसके रिएक्शन में उनके लोगों को भी मार रही थी, तो इनका ये सब कुछ तो जो था वो कोई ना कोई रिएक्शन तो चलना ही था। अब इन सारी चीज़ों का सबसे बड़ा हिट कांग्रेस को तब पड़ा जब 31 अक्टूबर 1984 को इंदिरा गांधी की अपने गार्ड मियन सिंह और सतवंत सिंह ने 18 गोलियां मार के इंदिरा गांधी को मार दिया। अब इस चीज़ का आउटबर्स्ट इतना ज़्यादा था कि इवन के राजीव गांधी ने भी अपने आर्टिकल्स में और अपनी तकरीरों में बोला कि खून का बदला खून होगा। अब जब ये चीज़ें इतनी ज़्यादा बिगड़ती गईं तो फिर कुछ चीज़ों को थोड़ा सा नॉर्मलाइज भी करना पड़ना ज़रूरी था, क्योंकि अगर चीज़ें नॉर्मलाइज ना की जा रही होती तो फिर ये जो
स्टेट जो थी वो अपने अंदर से इतना उखड़ना शुरू हो जाती है कि फिर शायद जो आउटसाइड जो आपको जितने भी एनिमीज बैठे होते हैं वो चीज़ का फ़ायदा उठा के आपको मज़ीद ज़्यादा कमज़ोर करने की कोशिश ज़रूर करती है। तो उसके बाद कुछ चीज़ों को नॉर्मलाइज़ किया गया, मनमोहन सिंह साहब भी उस टाइम पे आ गए और इस तरह से चीज़ों को कुछ नॉर्मलाइज़ करते करते तकरीबन 2014-2015 तक जो था इनके बीच में कोई इतने ख़ास मामलात ख़राब नहीं हुए। 2015 में गुरु ग्रंथ साहिब की चोरी हुई। अब उस चोरी होने के बाद जितने भी सिक्स कम्युनिटी के जो लोग थे उन्होंने फिर से जो सारी ब्लेम जो थी वो इंडियन जो हिंदू स्पीकिंग लोग थे उनकी तरफ लगाना शुरू कर दी। अब उसकी वजह से क्या हुआ कि आहिस्ता आहिस्ता फिर से टेंशन बढ़ना शुरू हो गई और टेंशन बढ़ते 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 जब खालिस्तान मूवमेंट जो कि काफ़ी टाइम से जिस मूवमेंट का नाम जो था वो बड़ा कम हो चुका हुआ था, उस खालिस्तान मूवमेंट का नाम फिर से उठना शुरू हो गया। अब खालिस्तान मूवमेंट जो थी वो इंडिया में तो काफ़ी सप्रेस कर दी गई हुई थी, लेकिन उसके कुछ बहुत सारे लोग, बहुत सारे फॉलोअर्स जो थे वो डिफरेंट कंट्रीज़ में जाके अभी भी उस मूवमेंट को चला रहे थे। जिसमें से अभी जो रिसेंट आपको जो एग्जांपल मैंने अभी अपनी लास्ट वीडियो में भी बताई है कि यूके, कनाडा, ब्रिटिश कोलंबिया वगैरह में और ऑस्ट्रेलिया में, ये 3 कंट्रीज ऐसे कंट्रीज है जहां पर अभी भी खालिस्तान मूवमेंट टू सम एक्सटेंट जो है वो अभी भी अलाइव है, थोड़ी सी अलाइव रखी गई है। उसके बाद ये सारा जो चार्ज था ये संभाला दीप सिंधु ने। 2022 में दीप सिंधु जो था उसकी भी डेथ हो गई। दीप सिंधु की डेथ के बाद एक और फिगर आई जिसका नाम है अमृतपाल सिंह। अमृतपाल सिंह एक ऐसी सेलिब्रिटी और एक ऐसे एक फिगर बन चुकी है जिसको यूथ भी जो है वो बहुत ज़्यादा फॉलो करती है। स्पेसिफिकली आई एम टॉकिंग अबाउट द सिख कम्युनिटी, उसको वो बहुत ज़्यादा फॉलो करते हैं और उनके बारे में कहा जाता है कि जर्नैल सिंह भिंडरवाला के बहुत बड़े फ़ैन है और अभी वो जितनी भी अपनी कैंपेनिंग्स वगैरह चीज़ें करते हैं वो उन्हीं की आइडियोलॉजी को फॉलो करते हुए कर रहे हैं। तो भाइयों, ये सारी स्टोरी थी खालिस्तान मूवमेंट की। खालिस्तान मूवमेंट कैसे शुरू हुआ, खालिस्तान मूवमेंट कैसे ग्रो किया और ग्रो करते करते आज खालिस्तान मूवमेंट कहाँ स्टैंड करता है, ये सारी स्टोरी थी। आई होप सो इस इन्फॉर्मेशन से, इन इनसाइट से आपको कोई फ़ायदा भी हुआ होगा। और अगर स्टिल मैंने अगर कोई भी कॉन्सेप्ट या कोई भी चीज़ें बीच में अगर मेरे से कोई मिस होगी, क्योंकि ये स्टोरी बहुत बड़ी है, इस पे आप बहुत लंबी देर भी बात कर सकते हैं, लेकिन मैंने कोशिश की है कि मैं इसको जितना कॉम्प्रिहेंसिव करके चीज़ों को बता सकूँ मैं उतना आपको मैंने बताया। अगर आपको इसमें कुछ मज़ीद ऐड करना है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में अपनी इन्फॉर्मेटिव बातों को ज़रूर लिखिएगा। मैं अपने इंडियन भाइयों को ये बात ज़रूर करना चाहूँगा कि मैं आपके खिलाफ हरगिज़ कोई वीडियो नहीं बनाना चाह रहा था, ना ही मेरी कोई ऐसी इंटेंशन थी। वो मेरे ख्याल से कुछ चीज़ें ऐसी अनफोल्ड होते वो शायद इंप्रेशन ऐसे चला गया, लेकिन दिस वॉज द होल स्टोरी। और अगर इसमें मैं कुछ चीज़ लैग करूँ, कुछ चीज़ मिस करूँ तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में मुझे इस बारे में ज़रूर बताइएगा। Thank you so much for watching. Stay blessed, stay happy. Allah Hafiz. Why don't we call it love?